Hello everyone, how are you? Very welcome to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में अपन लोग जो कॉमन पेपर है यानी पेपर फर्स्ट है यूजीसी नेट का, उसका डिस्कशन चल रहा था। और इसमें आज अपन देखेंगे जो आपका दिसंबर 2020 एवं जून 2021 में जो पेपर हुए हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। और ये आपको पूरा कंप्लीट सेशन मिल जाएगा स्टडी पीवाईक्यू चैनल पर। अगर आप इस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अगर पहले से इस चैनल पर बने हुए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। डीआई सॉल्व करेंगे। डीआई इसमें दिया गया है तालिका एक तालिका दो में यहाँ पे पुरुषों और जो महिलाएं हैं उनकी परसेंटेज दी गई है। क्या दी गई है? परसेंटेज दी गई है। महाविद्यालयों में दी गई है। तो चलिए इनको देखते हैं। पहले यहाँ पे बीएससी, बीए, एमएससी, एमए एंड पीएचडी, पांच जो आपके साइट्स होते हैं उनके स्टूडेंट दिए गए हैं। टोटल इनकी संख्या दी गई है। बीएससी के टोटल स्टूडेंट हैं 400 हैं, बीए के 650 हैं, एमएससी के यहाँ पे 280 है, एमए के 340 है एवं पीएचडी के 180 है। ये टोटल स्टूडेंट है जिसमें कि लड़की और लड़का दोनों शामिल हैं। ठीक है, आगे जो दिया गया है आप लोगों को परसेंटेज में दिया गया है। जो छात्र हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। छात्रा यानी कि जो बालिकाएं हैं उनका यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। जो छात्र हैं 65% है। कितने में? 400 का 65% है बीएससी में, 650 का 54% है बीए में, 280 का 75% है एमएससी में, 340 का 55% छात्र हैं एमए में, पीएचडी का 180% है 65 में। इसको अपन लोगों को ध्यान में रख के चलना है और क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो महाविद्यालय है इसमें छात्रों की कुल संख्या कितनी है पूछी गई है। अब जो संख्या पूछी गई है आपसे इनकी पूछी गई है, लेकिन ये छात्रों की संख्या नहीं है, ये उनका क्या है? परसेंटेज है। अपन लोगों को क्या करना है, पहले इनकी संख्या निकालनी है। तो पहले 400 का 65% कितना होगा? 400 इंटू के 65 इजिकल टू 100। ठीक है, इनका जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो आप लोग ऐसे सभी का निकालते जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 260 जो बच्चे हैं वो किसके हो जाएंगे? बीएससी के। इसी तरीके से आप इन सबके निकालेंगे तो यहाँ पे आपका जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा? 1125 आएगा। अगर मैं सभी का इंटू करूंगी, टोटल करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए लेंथी हो जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई है कि इसी तरीके से इसका निकालना है, तो आपने निकाल लिया। ठीक है, सबका ऐसे ही निकाल लेंगे। सबका जब क्या हो जाएगी, संख्या निकल आएगी छात्रों की, तो आपको नॉर्मली टोटल कर देना है। टोटल जो आएगा वो कितना होगा? 1125, यानी कि विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आगे पढ़िए। महाविद्यालय है उसमें छात्रों और जो छात्राएं हैं उनकी कुल संख्या में अंतर पूछा गया है। जो छात्र थे उनकी संख्या आप लोगों को ज्ञात हो चुकी है, 1125 है। अब 1125 में से आप क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। आप लोग सीधा करिए इनको। अब आप इनकी परसेंटेज ना निकालेंगे, क्या करेंगे? आपको इनकी पता चल गई है संख्या 1125 टोटल लड़के हैं। आप इनको जोड़ेंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 400 600 कितने हो जाएंगे? 1050। और आपके जो 500 हो जाएंगे 800। जो टोटल आएगा यहाँ पे इसको आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितने हैं? 725 लड़कियां हो जाएंगी। टोटल जो आएगा उसमें से पहले आप 1125 माइनस कर देंगे। जो आपकी लड़कियां आएंगी वो कितनी आएंगी? 725 आएंगी। फिर लड़कों और लड़कियों में अंतर पूछा गया है तो 1125 में से आप कितना कर देंगे? माइनस के 400 कर देंगे। तो टोटल जो आंसर आएगा यहाँ पे 400 आ जाएगा। ठीक है, इतना इंटू आप नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को लड़कों की संख्या पहले से पता है। पता लगानी है लड़कियों की तो टोटल में से माइनस करके लड़कियों की संख्या भी पता चल जाएगी। आगे बढ़िए। स्नातक है बीएससी एवं बीए उनकी छात्राओं का और जो स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी एवं एमए में छात्राओं का अनुपात यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले तो निकाल लीजिए जो बीए में छात्राएं हैं, 400 का निकालेंगे। बीए बीएससी का है पहले यहाँ पे। ठीक है, 35%, तो 400 इंटू के 35 बटे 100। ठीक है, इसी तरीके से आप बीए की छात्राओं का निकालेंगे। 600 का है, 650 का, यानी 650 इंटू के यहाँ पे कितने हैं? 46 है।
46/100। इनका अनुपात इजिकल टू एमएससी एवं एमए का इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। तो आपको जो आंसर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 439 रेशियो इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 223। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, स्नातकोत्तर है यानी कि जो एमएससी है प्लस एमए और जो पीएचडी में छात्रों का अनुपात पूछा गया है, तो आप लोगों को पहले किसका निकालना है, अब आपको उसका तो उनका अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अधूरा दिया गया है। पहले आप लोगों को क्या करना है, एमएससी और जो एमए है छात्रों का निकालना है, यानी कि एमएससी के कितने छात्र हैं यहाँ पे 280 का 75% निकालना है। तो वही आपको फिर से 280 इंटू 75/100 करना है, इसको निकालेंगे। और साथ में प्लस करना है एमए के कितने हैं 340 इंटू के 55 है बटे 100 करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कितना मिलेगा 397 आएगा। लेकिन यहाँ पे अधूरा आंसर दिया गया है, बाद में आपको पीएचडी का भी निकालना है। पीएचडी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 180 है, 65% इसमें बालक हैं, तो इनका निकालना है 65/100 करेंगे। तो इनका जो आएगा 117 आएगा। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा यहाँ पे अनुपात में 117 और कर दीजिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे जो दिया गया है स्नातक यानी कि बीएससी प्लस बीए, इसमें छात्रों और जो स्नातकोत्तर है एमएससी एवं और एस एस एमए के अंतर पूछा गया है, यानी कि इनका फिर से वही करना है। आप लोगों ने जो ऊपर निकाला हुआ है इनका परसेंटेज जो छात्र का है, एक बार फिर से सारणी देख लीजिए। स्नातक यानी कि 400 का 65% निकालना है। फिर आप लोगों को बीए का निकालना है, 650 का 54% निकालना है। फिर इनको माइनस करना है, एमए के निकालने हैं। एमए के हो जाएंगे 340 के 55%, 280 के 75%। जो ज्यादा संख्या आएगी उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। आंसर जो आएगा आप लोगों का वो हो जाएगा यहाँ पे 214। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे जो छात्राएं हैं, छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल को डिजाइन किया गया है, भूमिका निर्वाह है, विधि शास्त्री परीक्षा मॉडल है, संरचनावाद परीक्षा मॉडल है, या फिर समूह अन्वेषण है। तो ये जो मॉडल है जिसमें कि समुदाय है राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक विषय है उनका उन्हें अध्ययन कराया जाता है, ये जो मॉडल है आप लोगों का विधि शास्त्रीय परीक्षा मॉडल हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि जो समूह है उसमें अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में लगाना है। छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। इससे पहले क्या करेंगे, जो छात्र है प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है, स्वतंत्र और समूह अध्ययन करते हैं। छात्र छात्राएं जो परिस्थितियां होती हैं इनकी प्रक्रिया प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, उनके सामने एक केस आता है, उसका वो क्या करते हैं विश्लेषण करेंगे। पहले आपका जो छात्र छात्र है एक परेशानी आएगी, एक पजल आएगा, उसको क्या करेंगे वो देखेंगे, वो परेशान होंगे, उनके सामने वो एक परिस्थिति आ गई। अब क्या करेंगे, उसके बाद में वो लोग जो छात्र छात्राएं हैं परिस्थिति की जो प्रतिक्रिया है उनका वो अन्वेषण करेंगे, उनके लिए वो खोज करेंगे, रिएक्शंस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो छात्र छात्रा है अध्ययन करेंगे, अध्ययन कार्य को वो तैयार करेंगे और अध्ययन को एक व्यवस्थित रूप देंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, वो एक स्वतंत्र और समूह में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में सबसे एंड में वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हमने जो अध्ययन किया है, हमने जो खोज करी है वो सही है या नहीं है, या फिर हमने इसमें क्या क्या कार्य किए हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इनका क्रम। पहले क्या होगा, जो छात्र छात्राएं उनके सामने एक प्रॉब्लम आएगी,
प्रॉब्लम को वो देखेंगे और उसको वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरे में वो जो प्रॉब्लम आई है उस पर जो प्रतिक्रिया करेंगे और उस पर खोज करने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। उसके बाद में जो छात्र छात्राएं अध्ययन करेंगे उस चीज के बारे में, पढ़ेंगे कि ये कहाँ से इसको लिया गया है, इसके बारे में अपन लोग किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और वो अध्ययन को एक व्यवस्थित रूप देंगे। फिर उसके बाद में या तो वो बच्चा अकेला या फिर ग्रुप में स्टडी करेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सबसे एंड में जो छात्र छात्राएं होंगे उनकी प्रगति होगी, प्रक्रिया होगा, उसका वो विश्लेषण करेंगे कि जो कार्य उन्होंने शुरू से लेकर के एक प्रॉब्लम उनको मिली थी, प्रॉब्लम को उन्होंने खोज करी थी, अन्वेषण किया था, उसके बाद में उन्होंने उसका अध्ययन किया, अध्ययन के बाद में उनका कार्य किया, और वो जो प्रगति हुई है, उनकी प्रक्रिया हुई है, वो सही है या नहीं है, वो एंड में उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। जो शिक्षण प्रक्रिया है, परिवेश की ऐसी व्यवस्था है जिसके भीतर छात्र और छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं और यह अध्ययन करके कर सकते हैं कि सीखना कैसे है। ये आप लोगों का कह रहा है कि जो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिस भी परिवेश में वो है, ऐसी व्यवस्था होती है कि उसके भीतर यानी कि उस परिवेश में जो छात्र छात्राएं होते हैं एक दूसरे के साथ में व्यवहार कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, और सीखना कैसे है, आगे के लिए अपन लोगों को एक दूसरे से कैसे सीखना है, वो भी उस ग्रुप में वो करते हैं। तो एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है जो शिक्षण मॉडल मॉडल है अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा, अगर वो मॉडल है शिक्षण का तो ये अधिगम परिवेश का विवरण उसमें दिया होगा, तो कथन जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा, ए है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समाधान के 4 आर दिए गए हैं, उनके दृष्टिकोण के कारक है, यानी कि 4 आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो आर है इसमें रीडिंग यानी कि पढ़ना को करता है। दूसरा आर इसमें राइटिंग के लिए यानी कि लिखना है। तीसरा आर इसमें रिस्पेक्ट है यानी कि सम्मान का है। चौथा आर इसमें कह रहा है कि जो रेप्रीमांड यानी कि भर्सना रेप्रीमेंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पांचवा आर जो हो जाएगा यहाँ पर रिजोल्यूशन हो जाएगा। ए बी सी एंड ई ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो बी को आप सही से लगा करके टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो सूची दी गई है जिसमें कि जो प्याजे हैं इनके संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए गए हैं, उनमें उनकी आयु दी गई है। तो चलिए इनको भी लगा लीजिए। पहला जिसमें बोल रहा है कि सेंसरी मोटर यानी कि बच्चा जो है अपना जो संवेदी प्रेरक होता है सेंसरी मोटर के द्वारा वो सीखता है। तो ये जो सेंसरी मोटर की बात कही थी उन्होंने कौन सी एज में कही थी, ये उन्होंने कही थी बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है। जो पूर्व संक्रियात्मक मॉडल होता जो पूर्व संक्रियात्मक एज होती है, अवस्था होती है, उसका जो विकास का चरण होता है बच्चे का, वो होता है बच्चे का जो बोलना होता है, बोलना शुरू करता है और लगभग 7 वर्षों तक उनका ये प्री ऑपरेशनल स्टेज चलती है। उसके बाद में उनकी आती है मूर्त सक्रियात्मक जो स्टेज आती है, यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें बच्चा प्रथम ग्रेड जो पूर्व किशोरावस्था होती है, 11 वर्ष तक की आयु बच्चे की यहाँ पे होती है। और जो एंड में आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टोल जो स्टेज होती है, यहाँ पे जो बच्चा होता है किशोरावस्था में पहुंच चुका होता है, और ये एडोलसेंट एज भी इसको कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संवेदी प्रेरक होती है 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक होती है, बच्चे के बोलने से शुरू होती है और लगभग 7 वर्षों तक ये चलती है। मूर्त सकारात्मक ये प्रथम ग्रेड से यानी कि जो पूर्व पूर्व किशोरावस्था होती है, यानी कि किशोरावस्था से ठीक पहले जो एज होती है, यानी कि लगभग आप इसको मान लीजिए 7 से 11 के बीच की एज इसको मान लीजिए। और जो आकारिक संक्रियात्मक है ये जो होती है इसी को अपन किशोरावस्था या फिर जो किशोरावस्था से लेकर के वयस्क तक की एज होती है इसको आकारिक संक्रियात्मक एज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इतिहास संबंधी शोध है इसमें डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित है।
ऑप्शन से, कार से, स्किनर से, या फिर फूको से। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्कोर्स एनालिसिस, ये संबंधित है फूकोल्ट से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनके बारे में जान लीजिए। जो डिस्कोर्स विश्लेषण है, फूको से संबंधित है। फूको के द्वारा इसको परिभाषित किया गया था। इसका अर्थ होता है कि ज्ञान का पठन के तरीके सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ युक्ति पूरकता, इसके रूप में शक्ति संबंध, जो के तरह के ज्ञान और उनके बीच संबंधों में निहित होता है। प्रवचन सोचने और अर्थ उत्पन्न करने के तरीके से कहीं ये अधिक होता है। ये किसका है? डिस्कोर्स विश्लेषण का है, जो कि दिया गया था फूको के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन कौन से शोध नैतिकता के उल्लंघन का उदाहरण है? वायोलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स है, इसमें जो सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन करना है। इनके उदाहरण पूछे गए हैं, तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो संग्रहित आंकड़े हैं उनके दायरे के बाहर सिफारिशें करना, ये शोध में शामिल नहीं होगा, तो आपका ये भी इसका उल्लंघन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो अनुपयुक्त शोध है, अविकल्प का प्रयोग करना, ये तो इसमें होता है शोध में। आगे कह रहा है कि जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना, ऐसा तो नहीं करेंगे आप लोग, आंकड़े नहीं बदलेंगे। आगे कह रहा है कि जो गुणात्मक विधि के स्थान पर परिमाणात्मक विधि का प्रयोग करना, ये भी शोध में शामिल होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, ए, बी एंड डी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप सही से लगा करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन पढ़ेंगे कि जो प्रयोगकर्ता होता है उसका प्रभाव, प्रयोगकर्ता के जो व्यवहार होता है उसके कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या फिर विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां होती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो प्रयोगात्मक व्यवस्था है उसमें कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या के सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 और 2 कहे गए हैं दोनों ही सही है। जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है, जो एक कथन है असर्सन का, जो पूर्व प्रयोगात्मक विकल्प है उसकी प्रमुख कमी यह है कि ये तुलना समूह प्रदान करने में असफल रहते हैं। यानी कि क्या कहता है, ये तुलना होती है वो तुलना नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है, ये प्रयोग से पहले ही कल्पना कर ली गई होती है। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है जो सुमेलन यानी कि जो मैचिंग होता है और जो यादृच्छिक दत्त कार्य होता है उसके माध्यम से समतुल्यता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका जो सी है, ये बी आर ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन जो सही होगा आप लोगों का वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ही है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है कि जो व्यक्ति है अध्ययन विधि में शोधकर्ता प्रतिभागियों की सीमित संख्या में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अध्ययन होता है उसमें जो विधि में शोधकर्ता होता है, यानी कि जो रिसर्चर होता है, जो प्रतिभागी होते हैं उनकी सीमित संख्या में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो व्यक्ति अध्ययन होता है, यानी कि जो आपका सब्सिक्वेंट स्टडी होती है, इसमें जो शोध होता है, शोध पर आधारित निष्कर्ष का उपयोग परवर्ती अध्ययन के लिए शोध प्राकल्पना या फिर प्रश्न तैयार करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन दोनों ही अपने आप में क्या है, अलग अलग है। ऑप्शन जो आपका सही होगा वो बी होगा। कहीं से भी एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं है। आगे बढ़िए। जो संप्रेषण है, संप्रेषण की गांधीवादी जो विधि है उसको किस रूप में जाना जाता है? गैर प्रौद्योगिकी विधि में, बृहद या फिर वैयक्तिक या फिर मास लाइन में? तो जो आपकी गांधीवादी विधि है उसको जाना जाता है मैस लाइन या फिर मास लाइन के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आधुनिक संचार की भूमिकाएं एवं विशेषताएं पूछी गई हैं। ये स्पोरेडिक होता है, यानी कि विकीर्ण होता है। ठीक है, अनवरत यानी कि कंटिन्यूअस होता है, ये भी ठीक कहा गया है।
निश्चित कार्यक्रम पर आधारित होता है, ये भी ठीक कहा गया है। ये कह रहा है कि प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रौद्योगिकी पर तो निर्भर होता है। ए बी सी, मीडिया के उपयोग पर ये भी निर्भर होता है। ए बी सी और ई ऑप्शन यहाँ पे आपका, सॉरी, ए बी सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आपका जनसंचार की विशेषताएं पूछी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला होगा कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि अनवरत होता है। प्रौद्योगिकी पर यानी कि टेक्नोलॉजी पर ये निर्भर नहीं रहता है, ये गलत हो जाएगा। निश्चित कार्यक्रम पर आधारित होता है, ये ठीक हो जाएगा। और मीडिया के उपयोग पर ये निर्भर होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। जो ऑप्शन सही होगा वो बी हो जाएगा। देख लीजिए, जो आधुनिक जनसंचार है इसकी विशेषताएं होती हैं, अनवरत यानी कि कॉन्टिन्यूअस होता है, निश्चित कार्यक्रम पर आधारित होता है, मीडिया के उपयोग पर यह निर्भर रहता है, और व्यापक लक्षित दर्शक के लिए अपील करने वाला होता है। सार्वजनिक जो संदेश होते हैं उनका ये संचार करता है। ये भी दो ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। संप्रेषण है, इसका जो प्राथमिक कार्य शुरू होता है जब कोई खास भाषा संकेत का प्रयोग करने के निर्णय लेता है, ठीक है, जिसका कि मानकीकृत व्याख्या की जा सकती है और जिसकी परिणति सामान्य अर्थ के रूप में होती है। ए आपका यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है कि जो अर्थ होता है छवियों के प्रति आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ प्रतिक्रियाओं एवं व्याख्याओं के प्रयोग किए गए जो शब्द होते हैं उनसे उत्पन्न भावना और भावों से संबंधित होता है। स्टेटमेंट आपका बी भी सही है, ए भी सही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। संप्रेषण के बारे में बता रहा है, ये पढ़ लीजिए इसको। जो प्राथमिक कार्य शुरू होता है जब कोई व्यक्ति खास भाषा का संकेत इसका प्रयोग करता है या फिर उसका निर्णय लेता है जिसकी जिसकी की जो मानकीकृत व्याख्या की जा सकती है और जिसकी परिणति सामान्य अर्थ के रूप में होती है। अर्थ छवियों के प्रति आंतरिक होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, प्रतिक्रियाओं एवं व्याख्याओं के जो प्रयोग होते हैं उनके किए गए शब्दों से उत्पन्न भावना और भावों से संबंधित होता है। आगे पढ़िए। कार्टलिप और अन्य की सूची के अनुसार प्रभावी संप्रेषण के कारकों का सही क्रम लगाना है। इनाम का वादा करना, संदेश की स्पष्टता, संगतता, विश्वास का वातावरण एवं सहभागी संदर्भ है। तो इनको आप लगाइए। कौन कौन से इनका क्रम लगाना है? सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, विश्वास का वातावरण एक बनाना बनेगा, तभी तो आप कहीं पर बात शुरू कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपनी छवि बनाएंगे, यानी कि विश्वास का वातावरण बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सहभागी होगा, यानी कि दूसरा यहाँ पे पार्टिसिपेटरी होगा, तभी तो आप उसके सामने बोल पाएंगे। डी के बाद में यहाँ पे ई हो गया। फिर उसमें इनाम का वादा किया जाएगा कि आपको अच्छे से अच्छा बोलना है, तभी आप क्या करेंगे, इनाम आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि संदेश की स्पष्टता देखी जाएगी कि संदेश किस तरीके से ये भेजा गया है, और उसके बाद में संगतता यानी कि कंसिस्टेंसी यहाँ पे देखी जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका क्रम सही हो रहा है वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। संप्रेषण कार्य है, उनके विषय दिए गए हैं एवं उनके कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए, जो आपका द्वार लक्षण है यानी कि गेट कीपिंग है, फुसलना, एंट्रोपी है एवं स्मृति है, तो ये आपको लगाना है। जो आपका गेट कीपिंग है यानी कि जो द्वार लक्षण होता है इसका यहाँ पे हो जाएगा समाचार, और जो आपका फुसलना होता है, फुसलने का यहाँ पे हो जाएगा विज्ञापन, और जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी की बात कर रहा है ये संप्रेषण में उथल पुथल करना, और जो आपका स्मृति होता है ये समयबद्ध क्षमता होती है। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपराह्न यानी कि सुबह के 3:40 घंटा और मिनट की सुइयों के बीच का कोण पूछा गया है। इसमें आप नॉर्मली एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 60h, यानी कि जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है बटे के 2। यहाँ पे घंटा कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, यानी कि 60 गुणा 3 माइनस 11 गुणा
40। ठीक है, इतना करेंगे, बट्टे के 2 कर देंगे, जो आपको संख्या प्राप्त होगी 130 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कोई राशि है जो कि 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, यानी कि 1 रुपया है, 10 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 रुपया हो रहा है। अब उसका पूछा गया है कि यह कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। बात जो ब्याज लग रही है इस पर साधारण लग रही है, तो सिंपली आप फिर से इसको आगे कर देंगे, 10 वर्ष और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रुपए कितने हो गए, 3 हो गए, तो टाइम कितना लगा इसको, 10 और 10 टोटल इसको लगे 20 साल। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा नहीं आते हैं कि आप फॉर्मूला को रट करके जाओ। कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला आप रट सकते हैं, लेकिन कुछ आपको मुंह खाली याद हो जाएंगे कि हाँ, हमें यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से लुप्त प्राय संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 के बाद में +4 इंटू के 2, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 इंटू के प्लस करके 4 इंटू के 7 किया गया है। इन सभी में इस तरीके से संख्या निकाली गई है। तो जो आपकी अगली संख्या हो जाएगी वो, ये देख लीजिए यहाँ पे, अगली संख्या यहाँ पे 597 होगी। +4 इंटू 7 किया गया है, यहाँ पे पहले 7 को प्लस किया गया है, +4 करके इंटू किया गया है, फिर से इंटू किया गया है, फिर से यहाँ पे इंटू किया गया है उस संख्या में। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आप यहाँ पे क्या होती है, जो तर्क शक्ति यानी कि जो रीजनिंग होती है वो थोड़ी सी टफ दे दी जाती है, मतलब सोचना वहां पे मुश्किल पड़ जाता है। 10 धनात्मक संख्या है, इनका औसत क्या है, x है। यदि प्रत्येक संख्या में 10% की वृद्धि की जाएगी तो जो नया औसत प्राप्त होगा वो कितने परसेंट का होगा। इसमें भी आप नॉर्मली आप कोई एक बात याद रखिए कि अगर कोई संख्या है, चाहे वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इसमें अपन लोग कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, 10% की। यानी कि अगर अपने 10 रुपया पे एक 10% की वृद्धि की तो कितना होगा, 11 होगा। 20 रुपया पे वृद्धि करेंगे तो 22 होगा। 30 पे वृद्धि करेंगे तो 33 होगा। लेकिन ये वृद्धि कितनी हो रही है, टोटल 10% ही तो हो रही है, 11 तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका सही होगा वो सी होगा। इसमें इतना आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 9 के जो पहले 20 अपवर्त हैं उनकी औसत संख्या यहाँ पर दी गई है 92.5। ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है जो अपन लोगों ने पहले सॉल्व किया था। इसका आप एक फॉर्मूला याद रखिए, n इजिकल टू, जो आपकी ये संख्या है 20 अपवर्त हो जाएंगे तो n+1 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 9, 20 दिए गए हैं, 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू के 21 बटे के 2 हो जाएंगे। संख्या जो प्राप्त हो रही है 21 में 94.5 यहाँ पे ये संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यानी कि सॉरी 19.5 कर दिया मैंने यहाँ पे, 94.5 ये संख्या प्राप्त हो रही है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा भी निकाल लीजिए। दूसरा कह रहा है कि 11 के प्रथम 10 अपवर्त, यानी कि 11 इंटू के फिर से 10 दिए गए हैं ना, 10 और 10 प्लस 1 11 हो जाएंगे, तो 11 बटे के 2, 11 11 121 होते हैं, और इनका क्या करना है, 60.5 ये बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60.5 ही आएगा। जो दूसरा कथन है वो सही हो जाएगा, तो इसको आप सही लगा देंगे, पहले को गलत कर देंगे। ऑप्शन जो सही होगा वो यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़िए पढ़िए इस क्वेश्चन को। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। सही और जो गलत पद होते हैं युक्तियों पर लागू होते हैं। सही और जो गलत पद होते हैं कथनों पर लागू होते हैं। वैध और जो अवैध होते हैं पद वो युक्तियों पर लागू होते हैं। एवं जो सशक्त यानी कि कॉन्जेंट और जो गैर सशक्त नॉन कॉन्जेंट होते हैं वो कथनों पर लागू होते हैं। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बात कर रहा है कथनों की। सही और जो गलत पद होते हैं वो तो कथनों पर लागू होते हैं, और जो वैध और जो अवैध होते हैं ये लागू होते हैं किस पर, युक्तियों पर लागू होते हैं। ठीक है, अभी अपन जो कथन सॉल्व कर रहे हैं बात उन्हीं की कर रहा है। ठीक है, बी और सी हो जाएगा, बी ऑप्शन लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़िए।
दो विपरीत कथन हैं, दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और दो विपरीत कथन में से दोनों सही नहीं हो सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो क्या होगा, दोनों गलत नहीं हो सकते हैं ऐसा नहीं है, दोनों गलत हो सकते हैं। दो विपरीत कथनों में से दोनों सही नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दो विपरीत हैं तो इनमें दोनों गलत नहीं हो सकते, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते, ये आपका सही हो जाएगा। कथन जो सेकंड है वो सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो नीचे दिए गए तर्क हैं उनके दोष को पहचानना है। कोई जो त्रासाद अभिनेता है प्रसन्न व्यक्ति नहीं होते, यानी कि नो ट्रेजिक जो भी आपका जादू वाला अभिनेता होता है प्रसन्न व्यक्ति नहीं होता है। दूसरा कहता है कि जो कुछ हास्य अभिनेता है प्रसन्न व्यक्ति नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पे अतः करके दिया गया है कि जो कुछ हास्य अभिनेता होते हैं त्रासाद अभिनेता नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये अव्याप्त हेतु दोष है। अव्याप्त हेतु जो साध्य दोष है, या फिर व्यावर्तक आधार वाक्य दोष है, या फिर यहाँ पे अस्तित्व दोष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेलेसी एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस है, यानी कि जो व्यावर्तक आधार वाक्य दोष हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, न्यायाधीश के अनुसार प्रारंभ से अंत तक अनुमान के सही क्रम का पहचान करनी है। शुरू कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा, इसको अपन लोग को देखना है। पहले क्या होगा, प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा के बाद में हेतु आता है, हेतु के बाद में यहाँ पे आप लोगों का उदाहरण होता है, ठीक है। उदाहरण यानी कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, आप इस तरीके से याद कर लीजिए, उपनय एवं निगमन। ऑप्शन जो यहाँ पे सही ठीक बैठ रहा है वो आपका डी हो जाएगा। फिर से याद कर लीजिए, क्रम पूछा जा सकता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन एवं निगमन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो न्याय दर्शन है इसमें सामान्य यूनिवर्सल के माध्यम में विशेष से विशेष का अनुमान किया जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो न्यायादर्श है यानी कि दर्श, पहला यहाँ पे सही लगा लीजिए इसको। दूसरा कह रहा है कि जो न्यायादर्श होता है उसमें विशेष के माध्यम से सामान्य यानी कि यूनिवर्सल से सामान्य यूनिवर्सल का अनुमान किया जाता है। तो ये पहला सही है, तो दूसरा कहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, डिवाइस ड्राइवर है पूछा गया है यहाँ पे। पोर्ट जो डिवाइस और सिस्टम को जोड़ता है, एक सॉफ्टवेयर जो कि डिस्क कंप्रेशन यानी कि संपीड़न करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिस्क फ्रीगमेंट करता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिव सिस्टम होता है उसके साथ में संप्रेषण करता है और डाटा को डिवाइस द्वारा समझे गए फॉर्मेट में परिणत करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डिवाइस के बारे में दिया गया है। एमटी जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है क्या है, कंप्यूटर पर उन्हें लोड किए जाने से पूर्व फाइल को चेक करता है, या फिर जो डाटा ट्रैफिक होता है इनका प्रबंधन करता है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। आगे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। आगे कह रहा है कि ये जो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये प्रयोक्ता के जो कंप्यूटर सिस्टम पर अवैध रूप से संस्थापित प्रोग्रामों का पता लगाता है और उनको हटा देता है। ये आप स्पाईवेयर के बारे में याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए, और भी जान लीजिए। स्पाईवेयर होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर को जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है खुद ही। इसका उद्देश्य आपके व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक जानकारी को चुराना होता है, ये भी जान लीजिए इसके बारे में। आगे बढ़े, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें एड्रेस बस के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं, किसके में, एड्रेस बस के संबंध में दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि जो एड्रेस बस होती है प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में एड्रेस के संबंधित संकेतों का वाहक होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे सही होता है। क्या होता है, ये जो मेमोरी होती है और जो प्रोसेसर होता है उसके बीच में जो संकेत होता है उसका वाहक, यानी कि एक दूसरे को संकेत ये भेजता है। दूसरा कहता है कि ये द्विदिश होती है यानी कि बाय डायरेक्शन होती है, लेकिन नहीं, ये तो एक दिशीय होती है, तो इसको आप गलत कर देंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला सही है और जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों का यहाँ पर चयन करना है। एंटीवायरस के बारे में, जो प्रोग्रामों को क्वारंटीन किया जाता है और इसे स्वाभाविक रूप से हटा दिया जाता है।
ऐसा इसमें नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि करने या फिर चलाने से पूर्व सभी फाइलों को, जो लोड करने या फिर चलाने से पूर्व सभी फाइलों को चेक करना होता है, एंटीवायरस का काम है। ए भी हो जाएगा, बी भी है, ए हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आप लगा लेंगे। आगे कह रहा है कि जो संभावित खतरे होते हैं उनकी पहचान करने के लिए डाटाबेस का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। आगे पढ़िए, जो डाटा है उसकी प्रमाणिकता के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एंटीवायरस का डाटा के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन, ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची एक सूची दो को मिलाना है। आईसीटी है, उनका अनुप्रयोग, उनके उदाहरण दिए गए हैं। मापन अनुप्रयोग है, नियंत्रण अनुप्रयोग है, मॉडलिंग अनुप्रयोग है एवं एक्सपर्ट सिस्टम है। मापन जो किया जाता है वो किसमें किया जाएगा? सुचलित चूल्हा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नियंत्रित अनुप्रयोग, यानी कि इसमें तो अपन नियंत्रित कर सकते हैं। मॉडलिंग अनुप्रयोग में यानी कि जो आपका कार दुर्घटना होती है। एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि चिकित्सीय निदान हो जाएगा। जो मापन होगा, मेजरमेंट होगा, वो आपको क्या करेंगे? जो नदी का प्रदूषण होता है उसका मेजरमेंट करते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, जो खुद के द्वारा चूल्हा होता है, ऑटोमेटिक ओवन होता है उसको। मॉडलिंग एप्लीकेशंस होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है कार दुर्घटनाओं का अनुकरण करने के लिए। और जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं? चिकित्सीय निदान के लिए यूज किए जाते हैं। तो डी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सही हो रहा है वो डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, जो जैव विविधता है उसके अभिसमय पर किसके दौरान हस्ताक्षर किया जाता है, यानी कि जो बायोडायवर्सिटी जब होती है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, तब किसका साइन किया जाता है? पढ़िए आगे, ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, या फिर जो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम एवं 1972 का है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो बी हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसमें हस्ताक्षर हुआ था जैव विविधता के जो अभिसमय है उस पर जो भी आपका खतरा मंडरा रहा है उसके लिए। ये जो सम्मेलन है इसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता दी गई कि जो जैव विविधता है उसका संरक्षण मानव जाति की एक सामान्य चिंता है और यह विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। समझौते में सभी पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं, प्रजाति होती हैं, उनके आनुवंशिक संसाधनों का यहाँ पे शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, जलमल के जो वायवीय अवशोषण होते हैं उनके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे कह रहा है कि जलमल के जो वायवीय अवशोषण से अत्यधिक मात्रा में मीथेन पैदा होती है, ये सही है। और आगे कह रहा है कि जो जलमल है उसके वायवीय अवशोषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा यहाँ पे एक मिनट, अवशोषण से मीथेन गैस, वायवीय अवशोषण से अत्यधिक मात्रा में मीथेन पैदा होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका ए है, जो वायवीय अवशोषण होता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फर्स्ट सही हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मात्रा होगी मीथेन की वो अल्प मात्रा में पैदा होगी, ठीक है, इतना भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि जो ओजोन है, ओजोन का सतही स्तर पर संकेंद्रण रात में घट जाता है। आगे कह रहा है कि जो परावैंगनी विकिरण है ओजोन का अन्य घटकों में प्रकाश अपघटन करता है। यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएंगे, व्याख्या कोई भी किसी की नहीं कर रहा है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, जो आपके एमडीजी गोल्स हैं उनके लक्ष्य 7 का लक्ष्य कौन सा है, ये पूछा गया है। वैश्विक तापमान की वृद्धि करना, जो आधुनिक ऊर्जा है, यानी कि उनको क्रम में लगाना है, या फिर इनमें कौन कौन से क्रम है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है? वैश्विक तापमान की वृद्धि करना, आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक प्रसारता में वृद्धि करना, वायु प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा क्षमता को दोगुना करना। तो यहाँ पे कौन कौन से थे?
आधुनिक ऊर्जा की जो ऊर्जा है उसको सबकी पहुंच बनाना। उसके बाद में यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा की जो वैश्विक परसेंटेज है उसमें वृद्धि करना, और उसके बाद में जो ऊर्जा क्षमता है उसको दोगुना करना। ये एमडीजी के गोल्स रखे गए थे। ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। सोलर वाटर जो स्टिल है ये क्या होता है? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए जल भरण के लिए यंत्र, या फिर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए लवणयुक्त जो जल है उसको पेयजल में परिणत करने का यंत्र होता है। तो आप इसको सोलर स्टिल है इसके रूप में याद रखेंगे। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। सोलर वाटर स्टिल है ये वह उपकरण होता है जिसका के उपयोग सौर ऊर्जा की मदद से जो अशुद्ध पानी होता है उसको पीने योग्य बनाते हैं, और ये प्राकृतिक बाष्पीकरण और संघनन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, जिसके द्वारा नमक से लेकर के सूक्ष्म जीवों तक की जो अशुद्धियां होती हैं उनको पीने योग्य पानी में प्राप्त करने के लिए जो समुद्र का पानी होता है उसको प्रभावी ढंग से हटाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे किसके में? सोलर वाटर स्टिल के बारे में। ठीक है, आगे बढ़िए। नई शिक्षा जो नीति आई थी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचा विकास करने का जो दायित्व दिया गया है किस संगठन को दिया गया है? एमएचआरडी को, एनसीटीई को, या फिर जो आपकी एनआईपीओ को, या फिर एनसीईआरटी को। ये किसको दिया गया है? एनसीईआरटी को दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10+2+3 यानी कि ये जो शिक्षा प्रणाली है किसके द्वारा तैयार की गई थी? मैकाले जो मिनट्स आए थे इसके द्वारा, हंटर आयोग के द्वारा, एल्फिंस्टन रिपोर्ट के द्वारा, या फिर वुड डिस्पैच के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट शिक्षा प्रणाली थी 10+2+3 की, ये की गई थी किसके द्वारा? वुड डिस्पैच के द्वारा ये आई हुई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। एरिक है निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC यानी कि एरिक एक इकाई है? एनसीटीई में, एनसीईआरटी में, या फिर आपका जो NIEPA है, या फिर आपके NRF है। तो जो ये एरिक है ये इकाई किसकी हो जाएगी? एनसीईआरटी की हो जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला कह रहा है कि जो सरकारी और गैर सरकारी परोपकारी संगठन है उनके सुझाव यानी कि इनपुट के आधार पर विद्यालयों के विनियमों का निर्माण करना कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए। ये बात ये सही कह रहा है अवगत नहीं है। आगे कह रहा है कि जो सरकार है सरकार को प्रभावी, समर्थकारी और पर्याप्त संरचना प्रदान करना चाहिए ताकि सभी विद्यालयों के लिए सुरक्षित और रुचिकर विद्यालय शिक्षा यहाँ पे सुगम्य होनी चाहिए। हर चीज में गवर्नमेंट पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। पहला सही है, कारण इसका गलत दिया गया है। ठीक है, इसको सही मानेंगे। और आगे आपका ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह स्पष्ट है कि यदि उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता है तो हमारा प्रशासन और तकनीकी प्रगति, हमारे बौद्धिक मानक और जो सामाजिक विकास है सर्वाधिक बाधित होते रहेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख ये सिफारिश रही थी। दूसरा कह रहा है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार की गई थी। यहाँ पे जो दोनों कथन है वो क्या है? दोनों ही गलत। यहाँ पे क्या है? दोनों सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप इस वाले ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि दोनों कथन ये सही कहे गए हैं, ए को सही लगा करके चलेंगे। आगे आप लोगों का ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे और पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट सेशन। एक पेपर फिर से कंप्लीट हो चुका है। टोटल 50 क्वेश्चन यानी कि 45 हमने कर लिए, 5 आप लोग कर लेंगे। कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। सेशन कैसा लगा है जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।